अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी लेक्चर का जो टॉपिक है वो है आयलर लैग्रांज इक्वेशन। तो आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगी आयलर लैग्रांज इक्वेशन फॉर वन डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके स्पेशल केसेस, एंड फॉर टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड फॉर थ्री डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयलर लैग्रांज इक्वेशन हमारे पास क्या होती है और ये किसके लिए यूज़ होती है। आयलर लैग्रांज इक्वेशन जो है वो हमारे पास यूज़फुल होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ऐसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जिनमें हमारे पास अगर दो फंक्शन गिवन है तो उनमें से कोई एक फंक्शन या तो मैक्सिमाइज हो रहा हो या फिर मिनिमाइज हो रहा हो। तो इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है वो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल x1 to x2 एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। ये जो है हमारे पास एक फंक्शन है जिस पे हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, और ये हमारे पास तीन वेरिएबल्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, एक्स पे, वाई पे और वाई डैश पे। मतलब ये तीनों वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं। और वहाँ पे हमारे पास एक कर्व होता है वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, जो कि एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और उसके ऊपर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव भी कंटिन्यूसली सेटिस्फाइड होते हैं। तो देन हम वहाँ पे अपने टू कर्व्स लेते हैं, वाई वन इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स वन एंड वाई टू इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स टू। तो देन हमारे पास जो एफ है वो सपोज करता है कि यहाँ इसके ऊपर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इट्स आर्गुमेंट वो भी सेटिस्फाइड होता है। तो देन हमारे पास एक कंडीशन जो है वो, एक इक्वेशन ये वाली जो है हमारे पास वो सेटिस्फाई होती है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश इज इक्वलन टू ज़ीरो। तो अब हमारे पास एक इन आई फॉर्म जो फंक्शन था, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई प्राइम, और वहाँ पे दो कव हमारे पास जो दो जिसको हम दो फंक्शंस कह रहे थे y1 एंड y2, वो एग्जिस्ट कर रहे हो, और वो जो है वो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव कंटिन्यूसली सेटिस्फाइड कर रहे हो। तो देन हमारे पास जो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है उसको आयलर लैग्रांज इक्वेशन बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन को हम सिंपली जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर एक हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, और यहाँ पे हमारे पास वाई वन जो है वो वाई एफ एक्स वन है, और वाई टू जो है वो वाई ऑफ एक्स टू है। तो देन हमारे पास जो ये फंक्शंस है ये एक्सट्रीमम होंगे, मतलब कोई भी इनमें से मैक्सिमाइज हो सकता है या फिर मिनिमाइज। तो देन हमारे पास जो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास आयलर लैग्रांज इक्वेशन होती है। देन अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो डिराइव्ड कहाँ से हुई, कैसे इक्वेशन, एक हमने आई फंक्शन लिया था वहाँ से ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, तो ये इक्वेशन कैसे आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस इक्वेशन को देख के थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ये मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड्स हैं, तो इसका मतलब कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसमें चेंज प्रोड्यूस हुआ होगा, जिसकी वजह से ये इक्वेशन हमारे पास बनी है। एक्चुअली में हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो चेंज को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को प्रूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ से समझाऊंगी ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक्स और वाई प्लेन है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी लेना है ये वाला, और एक पॉइंट क्यू। ठीक है, पॉइंट पी के जो आर्गूमेंट है उसको मैंने x1 y1 कहा है, और जो पॉइंट क्यू के आर्गूमेंट्स हैं इसको x2 और y2 का है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ तो एक y कर्व मिलता है जो कि y इज इक्वल टू वाई ऑफ x1 है। देन अब अगर इस कर्व में हम थोड़ा सा चेंज प्रोड्यूस करते हैं, चेंज करने के बाद एक और कर्व प्रोड्यूस होती है, वो भी पॉइंट पी और क्यू को मिलाने से ही बनती है। तो उसको मैं शो करती हूँ y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस एच एल्फा ऑफ एक्स। यहाँ पे जो एच एल्फा ऑफ एक्स है वो इस कर्व में चेंज हुआ है, चेंज प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने ये चेंज वाला कर्व है इसकी इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि जो हमारे पास आयलर लैग्रांज इक्वेशन है वो डिफरेंशियल फंक्शंस पे लगती है, और डिफरेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं, जो किसी भी एक फंक्शन में चेंज आ रहा हो उसको हम डिफरेंशियल से शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा वो y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस एज एल्फा ऑफ एक्स, ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, अब ये ग्राफ तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं, हम इसको वर्डिंगली कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक हमारे पास जो कर्व है y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस एज एल्फा ऑफ एक्स, जो कि नेबरिंग कर्व है, जो हमने y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स लिया हुआ था। यहाँ पे h है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है। अब हमने पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है।
अब आप देखें जहाँ पे दोनों कर्व्स के पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे, यहाँ पे दोनों कर्व का आपस में डिफरेंस ज़ीरो है। पॉइंट पी पे भी कर्व वाई, जो दोनों कर्व्स वाई हैं उनका डिफरेंस ज़ीरो है, और पॉइंट क्यू पे भी दोनों आपस में मिल रहे हैं तो उनका डिफरेंस क्या है, ज़ीरो। तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू जहाँ पे दोनों कर्व्स का डिफरेंस ज़ीरो है, एक को मैं अल्फा ऑफ एक्स वन से शो करती हूँ, एक को अल्फा ऑफ एक्स टू से, तो दोनों का डिफरेंस ज़ीरो है, दोनों ज़ीरो के इक्वल आ जाएंगे। ये हमारे पास जो है पॉइंट्स, इसको पहले लिखने का मतलब ये है कि बाद में जब हम इसकी डेरिवेशंस करेंगे तो वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो वो मैं पहले से यहाँ पे, चूँकि हम ग्राफ को अभी डिस्कस कर रहे हैं तो वो ग्राफ से देख के ही पॉइंट्स लिख लेते हैं, बाद में वहाँ पे वैल्यूज़ लगाना जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगी। अल्फा ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू अल्फा ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे अगर एज, जो हम वाई में वेरिएशन ले रहे हैं एज अल्फा ऑफ एक्स की, अगर एज हमारे पास ज़ीरो हो जाए, एज अगर ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पे हम एज की जगह अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो ये वाली सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ये वाली चीज़ रह जाएगी वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, और जो दूसरा हमारे पास पहले वाला कर्व था वो भी वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, तो दोनों कर्व्स बिल्कुल सेम हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों कर्व्स आपस में कंसाइड कर जाएंगे, मिल जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो अब हमारी जो है वो बारी आती है डेरिवेशंस की। ये जो जो था वो ओवरव्यू था थोड़ा सा, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम वैल्यूज़ ले कहाँ से रहे हैं और लगानी कहाँ पे है। एक्चुअली में हमारी जो डेरिवेशन है वो यहाँ से शुरू हो रही है, फंक्शन आई से। फंक्शन आई जो था वो मैंने जैसा कि डेफिनेशन में भी बताया था, वहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो होता है इंटीग्रल एक्स वन टू एक्स टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई प्राइम। तो y यहाँ पे हम वो वाला कर्व ले रहे हैं जिसमें हमने चेंज प्रोड्यूस किया है, तो वो है y ऑफ एक्स प्लस एच अल्फा ऑफ एक्स, और y प्राइम यहाँ पे हम ले रहे हैं y प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच अल्फा प्राइम ऑफ एक्स, मतलब दोनों जो हमारे पास चेंजिंग वाले कर्व है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर वन जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इसकी नेसेसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी, नेसेसरी कंडीशन होती है इस इक्वेशन की, खासियत होती है वो आपने स्पेशली याद रखना है कि नेसेसरी कंडीशन आयलर इक्वेशन की ये है कि वो हमारे पास जो है डी आई, मतलब जो भी आई फंक्शन होता है, अगर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच लेते हैं, जो एच हमने वाई में वेरिएशन की होती है, तो वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं होता तो हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। बिकॉज हमारे पास जो वो होता है आयलर लैग्रांज इक्वेशन होता है, वो स्टेशनरी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। तो स्टेशनरी का मतलब यही है कि अगर हम आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच लेते हैं तो वो ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एच, और फिर हम उसको रखेंगे ज़ीरो के इक्वल। तो सबसे पहले मैं इसकी दोनों साइडों पे जो है ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नेसेसरी कंडीशन एक्सट्रीमम के लिए कि उसका अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एच डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है, और आई जो है वो एच का फंक्शन होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इस पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एच, तो चूँकि जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो तीन वेरिएबल्स पे यहाँ पे इंक्लूड है, उसमें एफ में तीन वेरिएबल्स इंक्लूड हैं, एक्स भी, वाई भी और वाई प्राइम भी। तो अब देखो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो जितने भी उसमें वेरिएबल इंक्लूड हो उन पे सब पे बारी बारी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे पार्शियल ए जो है वो एक्स पे के लिहाज से भी होगा, वाई के भी और वाई प्राइम के भी। तो यहाँ पे इसको जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर इसको सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे लेबनीज़ रूल लगाते हैं। लेबनीज़ रूल इस तरह लगेगा कि इक्वेशन जो है वो पहले पार्शियल एफ पे जब अप्लाई होगा तो वो पार्शियल एफ ओवर एच, पार्शियल एफ ओवर एच, पार्शियल एफ ओवर एच, ये हम तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व है ना, तो तीन टाइम्स हम लिख लेंगे और साथ हम इस पे चेन रूल लगा देंगे और तीनों टर्म्स के दरमियान एडिशन का साइन आ जाएगा, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी हो जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम भी हो जाएगा। तो ये हमने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एच और फिर इसको पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया, फिर प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एच को पार्शियल वाई के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एच को पार्शियल वाई प्राइम के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो यहाँ से चूंकि हमारी जो कर्व अगर आप ग्राफ को देखें तो जो हमारा वेरिएशन थी वो वाई में थी, एक्स को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ना उसमें कोई चेंजेस किए हैं, ना ही हमारे पास उसकी कोई वैल्यू है। जितनी भी हमने वेरिएशन की है वो सारी की सारी वेरिएशन जो है वो वाई में थी। तो इसका मतलब
एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब एक्स में चेंज ही नहीं आ रहा तो जब हम उसके रिस्पेक्ट किसी चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं वो तो ज़ीरो आ जाएगा, बिकॉज जो हमारे पास डेरिवेशन शो ही हमारे पास उस चीज़ को करती है जिसमें चेंज आ रहा होता है। जिसमें चेंज ही नहीं आ रहा वो टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं पार्शियल एक्स जो है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच लेती हूँ तो वो टर्म ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज एक्स जो है वो एच पे डिपेंड नहीं कर रहा। वेरिएशन वाई में है, एच पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो डी एक्स बाई डी एच क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बेशक डी लिख लो या पार्शियल लिख लो, एक ही बात है। तो अब जो चेंज है वो वाई में आ रहा है या फिर वाई डैश में आ रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज़ लिख लेते हैं। वाई की वैल्यू वाई ऑफ एक्स प्लस एच अल्फा ऑफ एक्स, और वाई डैश की वैल्यू वाई डैश ऑफ एक्स प्लस एच अल्फा डैश ऑफ एक्स। अब जो ये जो हमारे पास इक्वेशन है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया है, इसमें पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एच था, उसकी वैल्यू तो हमने ज़ीरो कह दी। अब आगे अगले वाली टर्म में जो मिड वाली टर्म है वहाँ पे पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एच आ रही, इसकी वैल्यू चाहिए। और लास्ट पे पार्शियल वाई प्राइम ओवर पार्शियल एच आ रहा है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इनकी वैल्यूज़ को लगाने के लिए वाई और वाई प्राइम का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एच। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो ये हमारे पास वाई ऑफ एक्स है ये तो टर्म ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर होगी। और यहाँ पे जब एच का डेरिवेटिव लेंगे वन, और साथ जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वाई डैश पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये टर्म जो है वो कांस्टेंट कंसिडर होएगी, और यहाँ पे एच का डेरिवेटिव वन और अल्फा डैश ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ। पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एच की जगह ज़ीरो, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एच की जगह पे अल्फा ऑफ एक्स, और पार्शियल वाई प्राइम ओवर पार्शियल एच की जगह पे अल्फा डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर बाकी दोनों टर्म जो आ जाएंगे उसको हम यहाँ पे एज इट इज़ पहले लिखेंगे। और उसके बाद हमारी जो आयलर लैग्रांज इक्वेशन थी उसको अगर हम गौर से देखें तो जो उसकी पहली टर्म थी वो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई की फॉर्म में थी। तो मतलब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर भी दूँ तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, जबकि हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, हमने सिंप्लीफाई करके उसका आंसर लेके आना है। तो जो फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे टर्म है उसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगी, और जो सेकंड टर्म है उस पर अल्फ़ा प्राइम आ रहा है, प्राइम को ख़त्म करने के लिए, ताकि दोनों टर्म्स में अल्फ़ा जो है वो सेम हो जाए और फिर मैं उसको कॉमन निकाल के इक्वेशन बना सकूँ। तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है उस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे, और फर्स्ट टर्म जो है एज इट इज़। और जब सेकेंड टर्म पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये जो अल्फ़ा डैश ऑफ एक्स है इसको मैं सेकेंड टर्म रखूँगी, और ये वाली जो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम है इसको फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे हम, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और सेकंड टर्म जो है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल सेकंड का इंटीग्रल और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये वाली जो टर्म है अल्फ़ा प्राइम ऑफ एक्स का जब इंटीग्रल लेंगे तो अल्फ़ा ऑफ एक्स आएगा, और लिमिट्स आ जाएंगी x2 और x1। अब यहाँ जब लिमिट्स पुट करेंगे यहाँ पे तो ये मेरे पास बनेगा अल्फ़ा x2 माइनस अल्फ़ा x1। तो अल्फ़ा ऑफ x2 और अल्फ़ा ऑफ x1 की जो स्टार्टिंग पे मैंने वैल्यूज़ बताई थी कि वो दोनों जो है पी पॉइंट और क्यू पॉइंट जहाँ पे उनके डिफरेंस ज़ीरो है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब ये वाली जो टर्म है यहाँ पे इसका इंटीग्रल ले लेंगे तो अल्फ़ा ऑफ एक्स बनेगा, और ये डेरिवेटिव जो है एज इट इज़ रह जाएगा। अब अगर इन दोनों टर्म्स पे थोड़ा गौर करें तो इन दोनों में एक तो डी बाई डी एक्स कॉमन है, एक अल्फ़ा ऑफ एक्स कॉमन है, और दूसरा इंटीग्रल भी कॉमन है। इंटीग्रल भी कॉमन निकाल लेते हैं, अल्फ़ा ऑफ एक्स भी कॉमन निकाल लेते हैं, और डी ऑफ एक्स भी। और इसकी जो नेसेसरी कंडीशन स्टार्टिंग से चलती आ रही की थी कि ये वाली जो टर्म है जिसपे हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच अप्लाई किया हुआ ये ज़ीरो के इक्वल है, तो इस सारी टर्म को हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। अब ये बात आप लोगों को अच्छे तरह से पता है कि अगर किसी चीज़ का इंटीग्रल ज़ीरो के इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि वो टर्म ज़ीरो के इक्वल है। जब तक कोई टर्म ज़ीरो के इक्वल नहीं होती तब तक उसका इंटीग्रल ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, बिकॉज कोई भी अगर कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट टर्म होगी तो इसका इंटीग्रल लेंगे वो वेरिएबल बन जाएगा, वेरिएबल होगा तो उसकी पावर्स बढ़ती जाएंगी, कभी भी आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आंसर ज़ीरो सिर्फ तब आएगा जब वो टर्म खुद ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या है, एक तो टर्म है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इंटू अल्फा ऑफ एक्स। ये दोनों टर्म्स हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रही है ये ज़ीरो के इक्वल है।
अब ये भी हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के इक्वल होती है तो उन दोनों में से कोई एक टर्म ज़ीरो के इक्वल होती है। अब इसमें हमारे पास या तो पहली टर्म जो कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम है, या तो ये ज़ीरो के इक्वल होगी या फिर अल्फा ऑफ एक्स ज़ीरो के इक्वल होगा। अब अल्फा ऑफ एक्स तो हमारे पास कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज ये एक कर्व है, तो कर्व की वैल्यू कभी भी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी जो है वो रिक्वायर्ड आइलर लैग्रांज इक्वेशन है। होपफुल कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कहीं से कोई पॉइंट मिस हुआ है, आपको समझ नहीं आई, तो आप जो है वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आप लोगों को अच्छे से मेरे चैनल की या वीडियोस की समझ आ रही है तो इसे सपोर्ट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके स्पेशल केसेस। आइलर लैग्रांज इक्वेशन के हमारे पास 4 स्पेशल केसेस हैं। यहाँ पे जैसा मैंने फर्स्ट पे ही आपको बताया था कि इसमें जो हमारे पास आई होता है वो उसमें 3 वेरिएबल इंक्लूड होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है और वाई प्राइम होता है। इसके जो स्पेशल केसेस हैं उसमें हम फर्स्ट वन केस डिस्कस करेंगे जब हमारा फंक्शन एफ है वो वाई पे डिपेंड ना कर रहा हो। सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे जब वो एक्स पे डिपेंड ना कर रहा हो। थर्ड फंक्शन हम वो डिस्कस करेंगे जब वो वाई प्राइम पे डिपेंड ना कर रहा हो। और फोर्थ वन केस वो होगा जब हमारा फंक्शन ही लीनियर हो जाए वाई प्राइम की फॉर्म में। ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है वो ये है कि अगर एफ जो है वो वाई पे डिपेंड ना कर रहा हो। जब वो वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब जो फंक्शन एफ है वो एफ ऑफ वाई के इक्वल नहीं होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स और वाई प्राइम के इक्वल होगा। तो जब इसमें हमारे पास वाई इंक्लूड ही नहीं है, वो वाई पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो जब मैं वाई के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लूँगी तो वो ज़ीरो आ जाएगा बिकॉज उसमें डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब हम अपनी आइलर लैग्रांज इक्वेशन लिखते हैं। आइलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू ज़ीरो है जो कि हमने ऊपर अभी निकाली, वो पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी माइनस डी बाई डी एक्स इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस जो है दूसरी साइड पे अगर माइनस के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपल टर्म बच जाएगी। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फंक्शन बचेगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू सी। सी हमारे पास क्या है, कोई भी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। तो ये जो टर्म हमारे पास आई है ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आइलर लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे वाई डैश इंक्लूड है तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर आइलर लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 2, जिसमें हमारा एफ जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। जब वो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मतलब एफ है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं होएगा। जब एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं होएगा तो वो किसके इक्वल होएगा, वाई एफ ऑफ वाई एंड वाई प्राइम के। तो जब वाई पे एक्स पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एक्स उसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। तो देन हम अपनी आइलर लैग्रांज इक्वेशन लिखते हैं जो कि हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम इस इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर सकें और आंसर निकाल सकें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स के साथ हम चेन रूल लगा देंगे दोनों फंक्शंस को वाई की फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और इंटीग्रेशन जो है वो किसी एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट से कर सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई वो वाई की रिस्पेक्ट से और दूसरी टर्म डी बाई डी एक्स एक्स की रिस्पेक्ट से। तो ऐसे हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि दोनों फंक्शन जो है वो एक ही वेरिएबल की रिस्पेक्ट में ना हो। तो इसको भी वाई की रिस्पेक्ट में लाने के लिए इसको डी बाई डी एक्स के साथ जो है वो चेन रूल डी डी वाई के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ से डी बाई डी वाई जो है वो कॉमन आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स जो है ये वाई डैश के इक्वल होता है, इसको हम ब्रैकेट में जो है वो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम के साथ लिख लेंगे। अब जो दोनों टर्म्स है वो वाई की रिस्पेक्ट से आ गई तो मैं इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी।
इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पार्शियल ओवर पार्शियल वाई कैंसिल होके एफ बचेगा और डी बाई डी वाई कैंसिल आउट होके बाकी टर्म वाई प्राइम पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डैश बचेगा और दूसरी साइड पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट इंटेग्रल आयलर लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड केस। थर्ड केस है हमारे पास जब एफ हमारा वाई प्राइम पे डिपेंड नहीं करता। जब वाई प्राइम पे डिपेंड नहीं करता तो इसका मतलब एफ जो है एफ ऑफ वाई प्राइम के इक्वल नहीं होएगा, तो वो किसके इक्वल होएगा, एफ जो है वो एक्स और वाई के। तो यहाँ से जब हम उसका पार्शियल एफ लेंगे पार्शियल वाई प्राइम के रिस्पेक्ट तो वो ज़ीरो आ जाएगा। देन हम अपनी लिख लेंगे आयलर लैग्रांज इक्वेशन जो कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम की वैल्यू ज़ीरो है। जब यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो का जो है वो इन डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी ज़ीरो, तो यहाँ से पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। ये ना तो हमारे पास आयलर लैग्रांज इक्वेशन है ना ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसे बोलते हैं जिसमें वाई प्राइम जो है वो भी इंक्लूड हो, तो इसमें वाई प्राइम इंक्लूड नहीं है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई है, यानी कि इसमें एफ प्राइम इंक्लूड है, वाई प्राइम इंक्लूड नहीं है। एफ का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ना कि वाई ना कि हमारे पास वाई का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बल्कि अलजेब्रिक इक्वेशन है। नेक्स्ट फोर्थ केस हमारे पास आता है जब हमारा फंक्शन लीनियर हो जाए। सपोज एफ इज़ अ लीनियर फंक्शन। फंक्शन लीनियर का मतलब कि एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम जो है वो लीनियर फंक्शन इस तरह का हो कि एम एक्स वाई भी हो प्लस एन एक्स वाई प्राइम इंक्लूड हो उसमें और वैसे वो लीनियर फंक्शन हो। तो देन हमारे पास जो आयलर लैग्रांज इक्वेशन है वो होती है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो है वो हम एफ की जगह पे हम ये वाला अपना फंक्शन लगाएंगे, ये वाली जो वैल्यूज़ है, क्योंकि ये हमारे फंक्शन के इक्वल है। तो जब यहाँ पे मैं वैल्यू लगाऊंगी तो मुझे उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम भी चाहिए और देन उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं इनके टर्म्स फाइंड कर लेती हूँ। एफ इज इक्वल टू एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई वाई प्राइम है। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो जो सेकंड टर्म है वो वाई प्राइम पे डिपेंड कर रही है, वाई प्राइम इंक्लूड है, तो वाई प्राइम के रिस्पेक्ट तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। और जो फर्स्ट टर्म है जब उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वो एम वाई एक्स वाई प्लस ज़ीरो आ जाएगा। अब इसी वाली टर्म का हम जो है एफ वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम लेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज उसमें वाई प्राइम नहीं है। तो सेकंड वाली टर्म जो वाई प्राइम है उसका डेरिवेटिव वन आएगा और साथ जो कांस्टेंट एन एक्स वाई है वो एज इट इज़ आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो है हमें इसी टर्म का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वो एन एक्स एक्स वाई आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है वो हम अपनी आयलर लैग्रांज इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो है वो आती है एम वाई एक्स वाई माइनस एन एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो एम वाई एक्स वाई इज इक्वल टू एन एक्स एक्स वाई आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बल्कि ये हमारे पास जो है वो सिंपल एक इक्वेशन है जो कि बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाइड नहीं करेगी बिकॉज ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब ओवरव्यू जो चारों केसेस का है वो लिख लेते हैं कि अगर वाई डिपेंडिंग एफ जो है वो वाई पे डिपेंड नहीं करता तो देन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू सी बनेगी। अगर एफ जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता तो देन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो एफ माइनस वाई प्राइम पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम इक्वल टू सी बनेगा। और अगर एफ जो है वो वाई प्राइम पे डिपेंड नहीं करता तो देन हमारे पास जो है वो पार्शियल एफ और पार्शियल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो बनेगा। और अगर एफ जो है वो एक लीनियर फंक्शन के इक्वल आ जाता है एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई वाई प्राइम के तो देन वो हमारे पास जो है वो इक्वल होएगा एम वाई एक्स वाई इज इक्वल टू एन एक्स एक्स वाई के। ये थी हमारे पास आयलर लैग्रांज इक्वेशन फॉर dependent one dependent variable and its special cases. Now I discuss Euler-Lagrange equations for two dependent variables and for independent variables.
और उसको जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अभी रिसेंटली इसके साथ ही अपलोड हो जाएगी। तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है उसको लाजमी फॉलो करें, देन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। और उसके लिए जो है, अगर हम आइलर लैग्रांज इक्वेशन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू एंड अप टू सॉन एन के लिए कर लेते हैं, तो देन जो है इसकी मैथमेटिकल एप्लीकेशंस वो करना बहुत आसान हो जाएगी। बिकॉज क्वेश्चन को देख के हमें जज करना होता है कि यहाँ पे कौन सी आइलर लैग्रांज इक्वेशन लगेगी, वन डिपेंडेंट वेरिएबल वाली लगेगी, टू डिपेंडेंट वेरिएबल वाली लगेगी, या फिर एन डिपेंडेंट वेरिएबल वाली लगेगी। तो होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कहीं पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा, मतलब मेरे लेक्चर की समझ आई है बिल्कुल अच्छे से, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे भी सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को जो है वो विज़िट करते रहें मोर 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 इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।